नेक्स्ट है बाल केंद्रित आकलन के प्रमुख सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला है बच्चे को केंद्र में रखना। इस आकलन पद्धति में शिक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया का केंद्र बच्चा होता है। शिक्षक बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार गतिविधियां और आकलन के तरीके चुनता है। तो देखिए, कभी भी आप बाल केंद्रित शिक्षण करा रहे होते हैं या फिर आप बाल केंद्रित आकलन कर रहे होते हैं, तो ये सुनिश्चित करना है कि जो भी शिक्षण या आकलन है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, रुचियों और जिज्ञासाओं के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है समग्र विकास पर ध्यान। बाल केंद्रित आकलन केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसमें बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषा विकास का भी ध्यान रखा जाता है। तो समझेंगे इसको कि कभी भी आप आकलन करें या शिक्षण करें तो इसका उद्देश्य होना चाहिए कि आप बच्चे के समग्र विकास पे ध्यान दे रहे हैं। और समग्र विकास पे ध्यान दे रहे हैं इट मीन्स कि जब आकलन भी आप करेंगे तो उनके समग्र विकास पे को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आगे देखिए निरंतर आकलन। तो आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी ही होगी, और नहीं भी पढ़ी है तो इसी चैनल पे मैंने अपलोड किया है वो वाली भी क्लास। अगर आपने नहीं देखी तो यू शुड गो एंड वॉच, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। उससे बहुत सारे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने परीक्षाओं में, शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप देखने को। तो आपको वो वीडियो भी देखनी चाहिए, वो क्लास ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं चैट पिन कर दूँगी, और नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए निरंतर आकलन क्या होता है। जब एक पद्धति में आकलन की प्रक्रिया सतत होती है, यानी कि आप जो आकलन है वो रेगुलर करते हैं। शिक्षक समय समय पर बच्चों की प्रगति का आकलन करता है, जिससे यह पता चले कि बच्चा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए आकलन हमेशा निरंतर और सतत होना चाहिए। आप जो समेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करिए कि वर्षांत आप जाके एग्ज़ाम लेंगे और बच्चों की प्रगति का आकलन करेंगे। आकलन हमेशा निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। आकलन हमेशा सीखने के लिए होना चाहिए, ना कि सीखने का आकलन होना चाहिए। तो जब आप आकलन सीखने के लिए करते हैं तो बच्चा हमेशा बेहतर करता है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान। बाल केंद्रित आकलन में केवल परिणाम पर नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जाता है। शिक्षक यह समझाने का प्रयास करता है कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है। देखिए, जब भी आप बच्चों के साथ आकलन कर रहे होते हैं या बच्चों का आकलन कर रहे होते हैं तो आप हमेशा उसके व्यवहार का अवलोकन करते हैं। आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे ने क्या परिणाम दिया, यानी कि बच्चे ने रिजल्ट में क्या दिया है, बच्चे ने क्या सीखा और कैसे सीखा। आपकी उस पूरी प्रक्रिया पे ध्यान होती है। तो यह समझने के लिए बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। हर बच्चा अलग अलग गति और तरीके से सीखता है, इसलिए इस आकलन में प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता और आवश्यकता को महत्व दिया जाता है। देखिए आपको पता है कि आपकी क्लास में सारे बच्चे इंडिविजुअल हैं और उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो भी सबका असमान है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक ही गति से सीख रहे हैं और सारे बच्चे एक ही क्रम से सीख रहे हैं। तो बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान देना चाहिए, उनका सम्मान करते हुए आपको आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट है बाल केंद्रित आकलन की प्रमुख विशेषताएं। आइए देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है सक्रिय सहभागिता। इसमें बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपनी राय व विचार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है विविध आकलन विधियों का उपयोग। बाल केंद्रित आकलन में केवल परीक्षा नहीं होती बल्कि अवलोकन, परियोजना कार्य, समूह गतिविधियाँ और कार्यपत्रक जैसे कई तरीकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सकारात्मक प्रतिक्रिया। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। फोर्थ है भय मुक्त वातावरण। इस आकलन में बच्चों पर परीक्षा का अनावश्यक दबाव नहीं होता, इससे वे बिना डर के सीखने में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है सीखने में सुधार। बाल केंद्रित आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने में सहायता करना है। तो ये रहा आपको बताने का जो भी प्रयास किया गया इस प्रश्न के माध्यम से कि सीखने का आकलन कैसा होना चाहिए या आप आकलन कैसे करें, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए बाल केंद्रित आकलन की।
तो निष्कर्ष पे हम पहुँचते हैं कि इस प्रकार बाल केंद्रित आकलन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पद्धति है जो बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखती है। इसमें बच्चे की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। यह पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक, प्रभावी और सार्थक बनाती है तथा बच्चों को आत्मविश्वास के साथ सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो आई होप कि आपको बाल केंद्रित आकलन का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या महत्व है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकलन के परिणामों का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस सेशन का यानी कि इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने देखा था कि उसको आपको अलग से कराने की ज़रूरत पड़े। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए नज़र आ रहे थे मुझे, तो मैंने सिर्फ 4 ही प्रश्न रखे हैं और जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे इन सबको इसमें रखा हुआ है ताकि आपसे कोई भी प्रश्न छूटे ना। और बाकी जब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे तो जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई होंगी वो उसमें कवर हो जाएंगी। और इसके अलावा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको डेली एक शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड करूँगी मैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपने कल देखा होगा, कल की शॉर्ट वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपसे इसी चैप्टर का इसी चैप्टर से पहले जो उपकरण थे सीखने के, यानी कि सीखने के लिए जो भी उपकरण है या टीचिंग में जो भी उपकरण आप शामिल करते हैं जिससे आप अपने टीचिंग को प्रभावित करते हैं या बहुत अच्छी बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं। तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो प्रश्न था मैंने उसको लिया और सिर्फ 25 से 30 वर्ड्स आपको लिखने हैं 2 नंबर के लिए। तो अगर आप एक इतना शॉर्ट वीडियो है जो कि 22 से 25 मिनट का 25 सेकंड का होगा सिर्फ, तो 22 से 25 सेकंड की एक शॉर्ट वीडियो देख के अगर आपको 2 नंबर मिलता है तो आई होप कि एक बहुत अच्छी डील है। आपको ज़रूर देखना चाहिए उस शॉर्ट्स को। इनफैक्ट 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से वो सारे क्वेश्चन को रिकॉल कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम के ड्यूरिंग। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी शॉर्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक शॉर्ट सिर्फ एक शॉर्ट नहीं है, वो आपके लिए एक 2 नंबर का प्रश्न है। और इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम तक न जाने कितने शॉर्ट्स देख पाएंगे और कितने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाले शॉर्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको पोर्टफोलियो के बारे में उसमें बताया है कि पोर्टफोलियो क्या है और 20 से 25 वर्ड्स दिए हैं, आप लिखेंगे आराम से 2 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे। आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर के साथ साथ इस पूरे पेपर का यानी कि जो हमारा दूसरा पेपर है शिक्षण शास्त्र एवं मूल्यांकन, उसका भी ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम उसके बाद पढ़ेंगे पेपर नंबर 3। और दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, आप NIOS की साइट अगर विजिट कर रहे होंगे तो 2 दिन पहले ही NIOS ने मैथ का भी अपना पूरा का पूरा टीचिंग जो भी उसके पास मटेरियल है वो प्रोवाइड किया है। तो बिल्कुल मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग ही है, कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी NIOS ने दिया था और मैंने जो भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किए हैं वो बिल्कुल आपके NIOS के दिए हुए ऑथेंटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए थे। तो कुछ भी मुझे अलग तो उसमें नहीं दिखा, बिल्कुल सेम ही दिखा है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, मतलब नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किए हैं जो जिससे भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसके भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कुछ भी बुरा नहीं है या कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो सिलेबस में उन्होंने दिया था और उसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग मटेरियल भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो बहुत डरना नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे मैथमेटिक्स भी। उससे पहले तो हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी उसके बाद इंग्लिश। और हाँ, इंग्लिश से आप लोग डरिएगा नहीं, इंग्लिश आपको मैं बिल्कुल इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ाऊँगी। इंग्लिश बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की तरह, ताकि हम आसानी से पढ़े तो हिंदी में, लेकिन जब लिखें तो उसको अच्छे से इंग्लिश में लिख पाएँ। तो ऐसे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश का जो डर है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। हो सकता है ये डर इसलिए बना है कि हम बहुत समय से आप लोग प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ जो आपकी जो खुद की इंग्लिश है ना वो कहीं ना कहीं दबती हुई नज़र आती है या ख़त्म होती हुई नज़र आती है। अगर ऐसे ख़त्म होते जाती है तो थोड़ा सा भय बनना स्वाभाविक है, लेकिन इतने भी भयभीत ना हो, आप आराम से कर लेंगे। जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत सहजता के साथ पढ़ेंगे। चलिए, एक्सप्लेनेशन और बातें बहुत लंबी हो गई, लेकिन क्या करूं, मुझे भी यही समय मिलता है आप लोगों से बात करने का।
मुझे पता है कि आप लोग चीज़ें सुनते हैं, आप लोग जवाब भी देते हैं और कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो आपका जो कमेंट है ना वो बहुत मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछा करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर करूँ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न और इसका उत्तर। आकलन के परिणामों का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में कैसे किया जाता है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन यानी कि असेसमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आकलन का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को अंक देना ही नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, वे विषय को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और उनकी सीखने की प्रक्रिया में किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। आकलन के परिणाम शिक्षक को यह जानकारी प्रदान करते हैं कि उनकी शिक्षण पद्धति कितनी प्रभावी रही है। इन परिणामों के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण रणनीतियों में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार आकलन के परिणाम शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको अपने शब्दों में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ना पढ़ के नहीं बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसको एकदम आप अपने लाइफ से जोड़ें, अपने एक्सपीरियंस से जोड़ें, तो ताकि जब भी आप लिखने बैठें तो बिल्कुल आपको शब्द नहीं याद करने पड़ें, बस आपको एग्जैक्ट पता हो कि क्या फैक्ट है, क्या क्वेश्चन है, और उससे रिलेटेड आप आंसर राइट कर पाएँ। और शब्द तो आपके पास बहुत हैं, इतने हैं कि आपको समय कम मिल जाएगा, कम पड़ जाएगा लिखने के लिए। तो इसको समझते हैं कि आकलन के परिणामों का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में कैसे किया जाता है। आइए समझते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन क्या है? हम आकलन क्यों करते हैं? बच्चों की कमियों का पता लगाने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसके अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चे के किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। जब तक हमें पता नहीं होगा हम रेमेडियल नहीं करेंगे, और जब तक आप रेमेडियल नहीं करोगे तब तक बच्चा कैसे सुधार कर पाएगा। तो इन परिणामों के आधार पर शिक्षक अपनी रणनीतियों का में आवश्यक परिवर्तन करता है। यानी कि जब शिक्षक पाता है कि इस क्षेत्र में बच्चों में कमी आ रही है या बच्चा सीखने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो शिक्षक है वो रणनीतियाँ तैयार करता है, अपना टीचिंग प्लान बनाता है। इस प्रकार आकलन के परिणाम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए समझते हैं आगे। विद्यार्थियों के सीखने की स्थिति को समझना। आकलन के परिणामों से शिक्षक को यह पता चलता है कि विद्यार्थियों ने पाठ को किस स्तर तक समझाया है। परीक्षा कार्यपत्रक, मौखिक प्रश्न पत्र, परियोजना कार्य आदि के माध्यम से प्राप्त परिणाम यह दर्शाते हैं कि कौन से विद्यार्थी विषय को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और किन विद्यार्थियों को अभी तक सहायता प्राप्त की आवश्यकता है। इस जानकारी के आधार पर शिक्षक आगे की शिक्षण योजना तैयार करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिल सके। देखिए, समझेंगे इसको। थोड़ा सा आप लोग आवाज़ को अवॉइड कीजिए, काफ़ी लंबा समय हो गया है, गले की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है। फीवर वगैरह तो दवा खाने से सही हो जाता है। अगर आपके पास कोई रेमेडी हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी दवाएं खाई लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है। मेरा गला बिल्कुल ऐसे बंद हो चुका था, मैं बिल्कुल 2-3 दिन तक आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई, एकदम आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। इवन आज थोड़ा सा बेटर है, तो मैंने सोचा कि क्लास ले लेते हैं, कोशिश करेंगे कि बेहतर हो जाए। और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड करिएगा। चलिए देखते हैं कि विद्यार्थियों को सीखने की स्थिति को समझने के लिए आकलन की आवश्यकता है। आप खुद सोचिए कि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, अगर आप आकलन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो विद्यार्थी है उसका कौन सा पक्ष कमज़ोर है, उसको कहाँ समस्याएं आ रही हैं, उसको कहाँ दिक्कत है। उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको आकलन की आवश्यकता होती है। और हमेशा सुनिश्चित करें जब भी आप कक्षाओं में पढ़ाएं तो आकलन जो हो सिर्फ एक दिशीय नहीं हो, बहुदिशीय हो, यानी कि आप समग्र व्यक्तित्व का आकलन करें। आगे देखिए, प्रश्न नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थियों की कमजोरियां और कठिनाइयों की पहचान। तो मैंने अभी आपको बताया, चलिए पढ़ते हैं इसको।
आकलन के परिणामों का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि इनके माध्यम से विद्यार्थियों की कमजोरियां और कठिनाइयों की पहचान की जा सकती है। यदि किसी विषय या अध्याय में अधिकतर विद्यार्थियों का प्रदर्शन कमजोर रहता है तो इसका अर्थ यह है कि उस विषय को समझने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को उस विषय को दोबारा सरल तरीके से समझाना चाहिए, अतिरिक्त उदाहरण देना चाहिए, अभ्यास के लिए अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे विद्यार्थी की समझ में सुधार होता है। देखिए, जब भी आप अपनी कक्षाओं में आकलन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि विद्यार्थी का कौन सा पक्ष कमज़ोर है, यानी कि इसको कहाँ समस्याएं आ रही हैं। और अगर एक पूरी की पूरी कक्षा किसी पर्टिकुलर विषय या चैप्टर या फिर टॉपिक को समझने में असफल है, इट मीन्स कि आपको अपनी शिक्षण रणनीति को बदलने की ज़रूरत है। आपको लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको बहुत सारे उदाहरण चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उदाहरणों को ऐसे प्रस्तुत करना पड़ेगा जो आप अपने बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ के बता सकें। और अपनी जो टीचिंग प्लान है, अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं, वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो आकलन हम इसलिए करते हैं कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पहचान हो सके। आगे देखिए, शिक्षण विधियों और रणनीतियों में सुधार। आकलन के परिणाम शिक्षक को ये समझने में भी सहायता करते हैं कि उसकी शिक्षण विधियाँ कितनी प्रभावी हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय को समझ नहीं पा रहे हैं तो शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण के लिए, केवल व्याख्यान पद्धति के स्थान पर वह गतिविधि आधारित शिक्षण, समूह चर्चा, खेल आधारित शिक्षण या परियोजना कार्य जैसी विधियों का उपयोग कर सकता है। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और प्रभावी बन जाती है। देखिए, जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जब भी आप अपनी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं और आपको यह लगता है कि आपने जो भी मेथड यूज़ किया है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं है, यानी कि बच्चे ने उसको बहुत ज़्यादा आत्मसात नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहा, तो आप ये सोचेंगे कि हमें अपनी रणनीतियाँ बदलने की आवश्यकता है। तो फिर आप व्याख्यान विधि से शिफ्ट होंगे खेल गतिविधियों पर, सामूहिक चर्चा पे, परियोजना कार्य पे। तो फिर आप ये देखते हैं कि हमारा कौन सा मेथड बहुत ज़्यादा प्रभावी है आपको पढ़ाने के लिए, यानी कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा प्रभावी है, इसको देखने के लिए भी आपको अपनी रणनीतियों को बदलना पड़ेगा और इसके लिए आपको आकलन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। कक्षा में सभी विद्यार्थी की सीखने की गति समान नहीं होती है। कुछ विद्यार्थी जल्दी समझ पाते हैं जबकि कुछ विद्यार्थियों को अधिक समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी कक्षाओं में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, उनके व्यक्तिगत सीखने की गति अलग होती है। तो उनको व्यक्तिगत रूप से कैसे आप सिखा सकते हैं ताकि उनके लर्निंग में सुधार हो सके, उनके सीखने के परिणामों में सुधार हो सके। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हम विद्यार्थी का आकलन उनके सीखने के लिए कर रहे हैं, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग नॉट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का आकलन की जगह आपने सीखने के लिए आकलन किया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपने नहीं किया, क्योंकि आपने जब भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग अगर आप करोगे तो आपका बच्चा अधिक अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अतिरिक्त अभ्यास और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है, जिससे इनकी सीखने की क्षमता में सुधार होता है। आगे देखिए, अभिभावकों को जानकारी प्रदान करना। आकलन के परिणामों के माध्यम से शिक्षक अभिभावकों को भी बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी दे सकता है। अभिभावकों को यह बताया जा सकता है कि उनका बच्चा किस विषय में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इससे अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं और घर पर उन्हें उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। देखिए, कभी भी आप कक्षाओं में पढ़ाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों की प्रगति जो है वो उनके गार्जियन तक पहुँचे, यानी कि उनके अभिभावकों तक आप पहुँचाएं। इससे क्या होता है कि अभिभावक भी अवेयर होते हैं, उनको भी जानकारी होती है कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है और किस क्षेत्र में उसको कार्य करने की आवश्यकता है। तो हमेशा इस बात का प्रयास करें कि जो भी हो, जैसी भी प्रगति हो बच्चों की, आप अभिभावकों के साथ ज़रूर शेयर करें। बीइंग अ टीचर आपको हमेशा ये काम करना चाहिए अपने कक्षाओं में, अपने स्कूलों में, अपने स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए। जब भी आप सहयोग की भावना रखते हैं अपने अभिभावकों के प्रति, तो वो हमेशा अपने बच्चों के लिए उतने अवेयर दिखते हैं जितना आपको एज ए गार्जियन खुद के बच्चों में चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप गार्जियन जो हैं उनसे मिलते रहें, उनको जानकारी प्रदान करते रहें।
नेक्स्ट है विद्यार्थियों को प्रेरित करना। आकलन के परिणाम विद्यार्थियों को अपनी प्रगति समझने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब विद्यार्थियों को यह पता चलता है कि उन्होंने किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, तो वे अधिक मेहनत के लिए प्रेरित होते हैं। शिक्षक सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा अच्छा करता है, यानी कि जब बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो इंटरनली मोटिवेट होता है और बेहतर करने के लिए, बेटर बनने के लिए। तो आकलन की आवश्यकता इसलिए भी है कि बच्चा खुद को प्रेरित करे, उसका आत्मविश्वास बढ़े, और अगर बच्चे के किसी भी पक्ष में कोई कमजोरी हो या कोई समस्या आ रही हो, तो उस पक्ष की कमजोरियों को डायग्नोज करें, आप रेमेडियल करके उस पक्ष को मजबूत करें। तो आप शिक्षक को हमेशा चाहिए कि शिक्षक हमेशा अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे, बच्चों से कहे कि हाँ ठीक है, इस बार अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो तुम इसको अच्छे से पढ़ो और अच्छा कर सकते हो। तो बच्चा इंटरनली भी मोटिवेट होगा और आप उसको सकारात्मक प्रतिक्रिया दे के बाह्य मोटिवेशन यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन भी दे रहे हैं। इस तरीके से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी भी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कक्षा में एक के अध्याय की परीक्षा ली गई और अधिकांश विद्यार्थियों को कम अंक प्राप्त हुए। इससे शिक्षक को यह संकेत मिला कि विद्यार्थियों को उस अध्याय को समझने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षक उस विषय को पुनः सरल भाषा में समझाएगा, अधिक उदाहरण देगा, अभ्यास के लिए अत्यधिक प्रश्न दे सकता है। इसके अलावा समूह गतिविधियों या खेल आधारित शिक्षण के माध्यम से भी उस विषय को रोचक बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की समझ में सुधार होता है और उनका बेहतर प्रदर्शन होता है। तो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको ये लगे कि पूरी कक्षा किसी एक विषय या एक टॉपिक को समझने में असफल हो रही है या उनको कठिनाई आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी शिक्षण रणनीतियाँ बदल लें, अपने लेसन प्लान बदलें, अपने पढ़ाने के तरीके को बदलें। आप शिफ्ट करें व्याख्यान मेथड से खेल गतिविधि के आधारित गतिविधियों पे, प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियों पे, समूह कार्य आधारित गतिविधियों पे। आप अत्यधिक उदाहरण दें बच्चों को अपने वास्तविक जीवन से जुड़े हुए। आप अतिरिक्त समय दें, अतिरिक्त अभ्यास दें, जिससे बच्चा बार बार वो चीज़ें पढ़े और उसका रिवीजन हो और उसकी समझ बढ़िया हो। आगे देखिए, अंततः यह कहा जा सकता है कि आकलन के परिणाम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इनके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति, कमजोरियां और आवश्यकताओं को समझ सकता है। इसके आधार पर वह अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर सकता है और विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन का बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इस प्रकार आकलन केवल मूल्यांकन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। तो देखिए, हमने ये समझा कि आकलन क्यों ज़रूरी है, हमें आकलन क्यों करना चाहिए। तो आकलन शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है और अभिभावकों के लिए भी आवश्यक है। एक विद्यार्थी के आकलन की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया विद्यार्थियों के रिजल्ट, शिक्षक को और उनके अभिभावक दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आकलन आवश्यक है और आकलन समय समय पर और निरंतर होना ही चाहिए। तो ये प्रश्न संख्या 4 रहा। देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 4 और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न था। और इस चैप्टर के साथ साथ ये पूरा का पूरा पेपर जो कि पेपर 2 है शिक्षण शास्त्र का और मूल्यांकन, ये पूरा ख़त्म होता है। कल से हम लोग कर लेंगे मॉडल पेपर 2 के लिए जो मॉडल पेपर है उसका मैंने आप लोगों के लिए रेडी तो किया है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको मैं कर लूँगी। दूसरा मॉडल पेपर है। अभी बहुत हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी क्लासेस कम हुई हैं, लेकिन कोई ना, मैं मैनेज कर लूँगी और क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी आप लोगों की। तो कल हम मॉडल पेपर देखेंगे पेपर 2 के लिए, क्योंकि पेपर 2 हमारा ख़त्म हो गया। इसमें 6 चैप्टर थे, हमने एक एक करके सारे ही प्रश्न देखे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे। और दोस्तों, आप ज़रूर शॉर्ट्स देखा कीजिए, जो भी शॉर्ट्स वीडियो मैं डालती हूँ उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर डालती हूँ मैं। और चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 जो है हमारे पेपर 1 का चैप्टर 1 बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र का पहला चैप्टर बचपन, उसका पहला प्रश्न मैंने कराया है। दूसरा प्रश्न आपको संभवतः देखने को मिला होगा।
तो आप शॉर्ट्स जो है वो ज़रूर देखा करें, उसमें वेरी शॉर्ट टाइप के आपके यानी कि 2 नंबर के लिए प्रिपरेशन हो रही है और आप विदिन सेकंड्स अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो ज़रूर देखा कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लगी या आपको वो वीडियोज़ कैसे लगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।